नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने कला के बारे में चर्चा की थी और इसी चर्चा को हम आज भी आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि विस्तृत रूप से अगर कला के बारे में कहा जाए तो ये कथन सत्य है कि किसी भी कार्य में कुशलता को कला कहा जा सकता है। और वैसे मोटे तौर पर देखा जाए तो हम जब आम जिंदगी को देखते हैं तो इसमें कला की बहुत महत्वता दिखाई देती है। अगर इस परिभाषा को भी देखते हैं तो जिधर देखें उधर ज़िंदगी में हमें कला का प्रभुत्व दिखाई देता है। तो मोटे तौर पर हम दो भागों में कला को विभाजित कर वर्गीकृत कर लेते हैं। एक वो जो ललित कला है, जिसका कि हमने पिछले अध्याय में जिक्र किया था, और दूसरी वो कला जो उपयोगी कला है, जो दैनिक जीवन से जुड़े पहलुओं को प्रभावित करती है, जैसे मटका बनाने वाले की कला, लकड़ी बनाने वाले की कला, या कह सकते हैं कुम्हार की कला, खाती की कला, लुहार की कला। ऐसे अनेक कलाएं हैं जो दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलती है। तो सामान्यतः हम संपूर्ण कलाओं को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं मोटे तौर पर। एक वो जो उपयोगी कला है और दूसरी ललित कला। ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके थे। हम फिर उसे दोहराते हैं। ये हैं चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, संगीत और काव्य। इनमें से प्रथम 2 यानी कि चित्रकला और मूर्तिकला दृश्य कलाओं की श्रेणी में आती हैं। ये माध्यम आधारित कलाएं हैं, जिन्हें भी 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला द्विआयामी और दूसरा त्रिआयामी, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। काव्य अर्थ प्रधान है, जबकि संगीत ध्वनि एवं भाव प्रधान है। ये सहज कलाएं हैं, इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनका प्रत्यक्ष रूप से मंचन किया जाता है, इसीलिए इन्हें मंचीय कलाएं भी कहा जाता है। अतः सामाजिक कला, सृजन तकनीकों एवं नए माध्यमों के विस्तार ने इस प्रकार ललित कलाओं में भी 2 प्रकार की कलाएं हो गई, एक मंचीय कला और दूसरी दृश्य कलाएं। दृश्य कलाएं विचारों को दृश्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। दृश्य कलाओं को रूपप्रद कलाएं भी कहा जाता है, प्लास्टिक आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका सृजन माध्यम आधारित है, जो किसी विचार या अनुभूति को दृश्य रूप प्रदान करता है। किसी भी चित्रित कलाकृति में केवल 2 आयाम, लंबाई एवं चौड़ाई ही होती है, तो इसे द्विआयामी कला कहा जाता है। द्विआयामी कलाओं में चित्रकला, रेखांकन, छापाकला, ग्राफिक डिज़ाइन, छायांकन एवं कंप्यूटर कला आदि शामिल होते हैं। त्रिआयामी कलाओं को सामान्यतः चारों तरफ घूमकर देखा जा सकता है। कैसे? जैसे एक मूर्ति को हम सामने से, पीछे से, साइड से, सब तरफ से घूम के देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? यह है त्रिआयामी स्वरूप हुआ। त्रिआयामी कलाओं में मूर्तिकला, औद्योगिक डिज़ाइन, वास्तुकला एवं मंचीय कला के दृश्य रूपों को शामिल किया जाता है।
द्विआयामी और त्रिआयामी कलाओं में मुख्य विभेद यह है कि द्विआयामी कला कार्य बिना गहराई के सपाट अर्थात समतल सतह पर समतल रूप में ही विकसित या चित्रित किया जाता है। इसके विपरीत त्रिआयामी कलाओं में स्थानीय गहराई के अतिरिक्त ऊंचाई और चौड़ाई भी होती है। उदाहरण के लिए एक प्लेन पेपर पर अगर हमने कोई स्केच बनाया है या किसी का चित्र उतारा है तो वो द्विआयामी चित्र कहलाएगा, क्योंकि उस पेपर या शीट की मोटाई नहीं है, उसके सिर्फ 2 ही आयाम है, इसीलिए इसको द्विआयामी कहा जाएगा। जबकि त्रिआयामी के 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई होते हैं। बहुत सी द्विआयामी कलाकृतियाँ द्विआयामी होने पर भी त्रिआयामी आभास देती है, जो दृष्टिभ्रम होता है। उदाहरण के लिए एक पेपर पर जो कि द्विआयामी होता है, किसी समुद्र या किसी कुएं के चित्र की सजीव रचना की जाती है कि जिसके अंदर गहराई नज़र आए, तो वह द्विआयामी चित्रपट पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना कहलाएगा। तो चित्रकला सामान्यतः द्विआयामी होती है, अर्थात द्विआयामी चित्रपट पर बनाई गई कला होती है, जो द्विआयामी भी हो सकती है और त्रिआयामी प्रभाव लिए हुए भी हो सकती है। तो आज आपने समझा कि कला मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित हुई, एक ललित कला और दूसरी उपयोगी कला। ललित कला 5 तरह की हैं, उसमें से भी हमने उसे 2 भागों में वर्गीकृत किया, एक दृश्य कला और दूसरी मंचीय कला। दृश्य कला में हमने द्विआयामी और त्रिआयामी को रखा है। द्विआयामी मुख्यतः चित्रकला है और आपको आपके विषय के अंतर्गत चित्रकला को ही अध्ययन करना है। आप आज जो पढ़ा है उसे अच्छे से सुनिए, समझिए और जानते रहिए कला के बारे में। धन्यवाद।